बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैर आफ़ियत से होंगे और रोज़ाना मौसूल होने वाली वीडियो को अपने मुकर्ररा औकात में उनका मुतालिया जारी रखे हुए होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हम आपकी जमात 12वीं में पढ़ाए जाने वाले उर्दू मज़मून में हमारा आने वाला अफ़साना मोहसिन मोहल्ला का बकिया हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं, जो कि अफ़साना निगार अशफ़ाक़ अहमद का तहरीर करदा है। अज़ीज़ तलबा, जिस तरह के हमने अपने गुज़िश्ता वीडियो में इसके इब्तिदाई सफ़हात का मुतालिया किया था और हमने ये जाना था कि मास्टर इलियास जो हैं वो इस अफ़साने के मरकज़ी किरदार हैं, जो इंतहाई मुफ़लिसी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और इस मुफ़लिसी के बाइस वो अपना माहाना अपने घर का किराया जो है वो बर वक़्त अदा नहीं कर पाते, जिसके बाइस उनके जो मालिक मकान हैं उनको बेदखल कर देते हैं अपने घर से और घर पर ताला लगाकर उनको घर से बाहर ट्रांसफार्मर के नीचे बने खंबे के पास उनका सामान भी चुन देते हैं। और इस सूरत में जो है वो मास्टर इलियास के पास कुछ ऐसा रिहाइश का इंतज़ाम नहीं है, तो लिहाजा मास्टर साहिब को वहाँ पर चरपाई वो डाल लेते हैं और वहीं पर वो अपना अपना वक्त गुजारने लगते हैं। तो यूँ हम अगले सफ़हात का मुतालिया करते हैं और साथ ही साथ जो है वज़ाहत भी इसकी कर लेते हैं। मास्टर साहब ने एक रात जूं तू करके ट्रांसफार्मर के नीचे गुजारी और अगले दिन शेख करीम नवाज की हवेली पहुंचकर उससे 200 रुपए उधार के तलबगार हुए। शेख साहब ने मास्टर साहब को नेक दिल, सादा लोह और मरंजान मरंज शख्स समझकर टरखा दिया, क्योंकि ऐसे अहमक लोगों को ज़्यादा रकम देना अच्छा नहीं होता। यानी वो अपने इलाके के जो साहिब इस्तेताद जो साहिब हैसियत इंसान थे, शेख साहब उनके पास गए हैं और वहाँ पर उन्होंने 200 रुपए उधार का मुतालबा किया है। और मास्टर साहिब जो हैं, चूँकि एक काया शख्स हैं, एक मुआशरा शनास शख्स हैं, तो इस वजह से उन्होंने उनको एक सादा लो और मरंजान मरंज शख्स उसको कहते हैं, जो ना खुद रंजीदा हो और ना दूसरों को रंजीदा करे। यानी कि जियो और जीने दो वाली उसूल पर कारबंद जो लोग होते हैं, ना खुद रंजीदा होते हैं ना दूसरों को गम देते हैं, और उसको टरखा दिया यानी कि उसको टाल दिया, क्योंकि उनको दरअसल शेख साहब को पता था कि अगर इनको रकम दे भी दी तो इसकी अदायगी जो है वो उनको मुश्किल नज़र आती थी, कर्ज़ की कि वापसी जो है वो उसकी मुश्किल है। फिर वो इस्माइल बजाज की दुकान पर गए और रकम में कमी करके 150 का सवाल डाला। फिर वो एक बजाज कहते हैं जो कपड़े का कारोबार करते हैं, तो उनकी दुकान पर वो गए हैं और इंतहाई अपनी परेशानी की हालत में उन्होंने जब सोचा कि 200 रुपए शायद ज़्यादा हैं, तो उन्होंने कुछ कम करके 150 का जो है वो कर्ज़ का मुतालबा किया है। उसने भी माज़रत कर ली। मोहल्ले का कोई नाई, हलवाई, कसाई, डॉक्टर, वैद, वकील मास्टर साहब ने नहीं छोड़ा। यानी कि मोहल्ले में जहाँ उनकी कुछ जान पहचान थी, जहाँ उनकी दुआ सलाम थी, वो हर जगह जो है अपनी इस हालत में जो है इंतहाई परेशानी की हालत में वो हर एक के पास गए हैं। यहाँ पर डॉक्टर वैद कहते हैं वो हकीम या वो तबीब जो होते हैं, जो हिंदी तरीक़ेकार से जो इलाज करते हैं, ठीक है, जड़ी बूटियों का जो हिंदी तबीब होते हैं उनको कहा जाता है। लेकिन हर तरफ से मायूसी का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन लोगों को शदीद महंगाई ने घेर रखा था और उनके पास उधार देने को कुछ भी बाकी न था। दरअसल ये हमारे मुआशरे की इंतहाई एक बेहिसी है कि एक इंसान जो है वो इंतहाई मजबूरी की हालत में उनसे जो है वो कर्ज़ का मुतालबा कर रहा है, और बावजूद उनके पास होने के वो इस वजह से नहीं दे रहे कि शायद हमें ये जो है वापसी इसकी बर वक्त ना हो सके, क्योंकि मास्टर इलियास बज़ाहिर जो है इंतहाई जो है मुफलिसी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। जिस दिन मास्टर साहब ने होम्योपैथिक डॉक्टर को अपनी नब्ज़ दिखाई, उस रोज़ उन्हें ट्रांसफार्मर के नीचे सोते 8वां दिन था। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप लगा कर देखा और कहा, मास्टर साहब नमूनिया है, मैं आपको पुड़िया तो दे देता हूँ, लेकिन आप किसी और को भी दिखा दें।
यहाँ पर क्योंकि मास्टर साहिब को वहाँ पर ट्रांसफ़ार्मर में दिन गुज़ारते 8 दिन हो चुके थे और इंतहाई सर्दी के दिन थे, तो यहाँ उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है और वो अपनी तबीयत की तशख़ीस करने, अपने मर्ज़ की तशख़ीस करने डॉक्टर के पास जाते हैं और वहाँ उनको नमूनिया जो है वो मर्ज़ लाहक हो चुका है। नमूनिया दरअसल सख्त सर्दी लग जाने के बाइस जो फेफड़ों में वर्म हो जाता है, जिससे साँस लेने में तकलीफ़ होती है इंसान को और गला ख़राब और खाँसी की शिकायत साथ होती है। तो ये जो है बीमारी उनको लाहक हो गई उस सख्त सर्दी की वजह से। मास्टर साहब ने कहा बहुत अच्छा और गर्म दूध पीने जब्बार हलवाई की दुकान पर चले गए। उन्होंने दूध पीकर अपनी नब्ज़ जब्बार को दिखाई और फिर गिड़गिड़ा कर उससे 200 रुपए कर्ज की दरख्वास्त की। जब्बार हंस पड़ा। उसको पता था कि ऐसे उल्लू को कोई 1 रुपया भी उधार नहीं दे सकता। ये पूरे 200 मांग रहा है। जब ऐसी अनहोनी बात हो तो हर एक को हंसी आ जाती है और इसी वजह से जब्बार हंस पड़ा था, वरना आम जिंदगी में वो बहुत ही कम हंसता था। मुसलसल 3 दिन तक मास्टर इलियास अपनी रज़ाई सर पर इग्लू की तरह ओढ़कर चारपाई पर बैठे रहे। यहाँ पर जो स्कीमू लोग जो आपने देखा होगा कि बर्फ़ानी इलाके में जो छोटे-छोटे से घर बना दिए जाते हैं, तो उनको कहा जाता है, जो कोई वहाँ से गुज़रता अस्सलाम वालेकुम कहकर ये ज़रूर पूछता, "क्यों जी मास्टर जी, धूप सेंकी जा रही है?" और मास्टर जी अंदर से बंद आवाज़ में जवाब देते, "हाँ जी, थोड़ी सर्दी लग रही थी।" चौथे रोज़ फ़जर की अज़ान के वक़्त जब मास्टर साहब फ़ौत हो गए, तो मोहसिन मोहल्ला के एक-एक शख़्स को उनकी मौत का बड़ा सदमा हुआ। नाश्ते का वक़्त ख़त्म होने तक हर शख़्स खामोशी और दुःख के कुएँ में लिपट कर धूप में जा खड़ा हुआ। मास्टर जी के बटेरों को कटोरा भर कंगनी और उनके मुर्गे को आटे की आबखोरा भर गोलियाँ डाल दी गईं। यानी कि जो मास्टर साहिब के जो बटेर थे और जो मुर्ग़ असील था, जो हमने शुरू में पढ़ा था, तो वहाँ उनको कंगनी यानी कि उनको जो अनाज जो बटेर खाते हैं, जो चिकना अनाज बाजरे की तरह जो अनाज परिंदों को डाला जाता है, वो और मुर्गे को आटे की आबखोरा भर यानी कि पानी के प्याले के भर जो है वो आटे की गोलियाँ थीं, वो उनके मुर्गे को भी दे दी गई। शेख करीम नवाज़ साहिब अपनी हवेली से निकल कर ट्रांसफ़ार्मर के नीचे आ बैठे। अब ये शेख करीम साहब वही हैं जिनके पास मास्टर इलियास साहब कर्ज़ का मुतालबा करने गए थे। यहाँ लोगों ने बड़ी-सी दरी बिछा दी और 2-3 ताज़ा अखबार लाकर रख दिए। लोग जमा होने शुरू हुए। शेख करीम नवाज़ ने 200 रुपए निकाल कर सईद और बिलाल को स्कूटर पर भेजा कि जाकर कब्र का बंदोबस्त करें। 300 रुपए बाबू जलाल को दिए कि रहमत को साथ ले जाकर लट्ठे, काफूर, अर्के गुलाब और फूलों का बंदोबस्त करें। जब्बार हलवाई ने दूध पत्ती का एक पतीला काढ़ कर सफ पर बिछा दिया। लोगों ने मास्टर साहब की रस्मी कुल के लिए पैसे जमा करने शुरू किए और देखते देखते मोहसिन मोहल्ला के लोगों ने 811 रुपए जमा करके शेख करीम नवाज साहब के पास महफूज करा दिए। अब अज़ीज़ तलबा हम यहाँ पर देखते हैं अफ़साने का जो इख्तिताम है, वो इंसान को इंतहाई जो है वो चौंका देता है कि यहाँ पर वो लोग, वो हज़रात जिनके पास कि एक मुफ़लिस इंसान अपनी ज़िंदगी की भीख माँगने जाता है और उसकी ज़िंदगी जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है बजाए इसके कि लोग अपनी नेकनामी दुनिया में करें। लेकिन उसको मायूसी होती है, उसको उसके मुकर्रर जो मतलूबा जो पैसे होते हैं, जो उसका मुतालबा कर रहा होता है, उसको वो नहीं मिलते। लेकिन उसके मरने के बाद चाहे वो शेख करीम नवाज़ जैसा हवेलियों में रहने वाला एक साहिब हैसियत इंसान है या वहाँ पर एक हलवाई जो है जिसके पास जो है मास्टर इलियास जो हैं पैसे माँगने गए हैं, वो सब लोग जो हैं अब लोगों को दिखाने के लिए, अपनी नेक नामी करने के लिए, अपनी बड़ाई दिखाने के लिए और नमूदो नुमाइश के लिए जो है अब ये नेकी कर रहे हैं, जो बज़ाहिर जो है वो नेकी नहीं है। ये एक मुआशरे की बेहिसी है और उस मुफ़लिस इंसान की बेबसी की कहानी है कि जिसने अपनी ज़िंदगी के लिए सिर्फ़ 200 रुपए का मुतालबा किया और इसके बावजूद वो 200 रुपए नहीं थे मगर
اس کے مرنے کے بعد لوگوں نے اس قدر پیسے جمع کیے کہ وہ 811 روپے بن گئے ان کی رسم کل کے لیے. رسم کل جو مرنے کے تیسرے دن جو ہے وہ فاتحہ یا دعائے مغفرت کی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے. تو اس صورت میں لوگوں نے اپنی نیک نامی کے لیے اب یہاں پر کتنے سارے پیسے جو ہیں وہ جمع کر لیے ہیں. تو یوں یہاں ہماری معاشرے کی بے حسی ہمیں نظر آتی ہے، اور انسان کے اندر جو ایک نیک نامی اور ریاکاری اور نمود و نمائش کا جو ایک اندر ایک ان کا عادت ہے وہ ہمارے معاشرے میں عام ہے. عزیز طلبہ، ہم یہاں پر موجود اپنے اسی سے متعلقہ صفحہ نمبر 103 پر موجود اس کا مشقی کام بھی دیکھ لیتے ہیں. ان کے نوٹس آپ کے پاس موجود ہیں. ہم صرف اس کے مشقی کام کا تھوڑا سا اعادہ کریں گے، اس کو سمجھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے قواعد میں آنے والی کچھ چیزوں کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں تاکہ ہم سبق کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ سمجھ سکیں. ہمارے پاس پہلا سوال ہے، محسن محلہ کے لوگ ماسٹر صاحب کے بارے میں کیا جانتے تھے؟ ہم نے ابتدائی صفحات میں پڑھا کہ جو ان کے اہل محلہ تھے وہ کچھ زیادہ ان کے بارے میں واقفیت نہیں رکھتے تھے. صرف اتنا جانتے تھے کہ وہ ایک مہاجر تھے، ہجرت کر کے آئے تھے امبالہ سے، بھارت کے ایک علاقے سے، اور انہوں نے کب یہاں پر کوٹری جو ہے کرائے پر لی، کیا کام کرتے تھے، اس متعلق اہل محلہ بالکل ان سے ناواقف تھے. ماسٹر صاحب کس طرح کے آدمی تھے؟ یہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ ماسٹر صاحب جو ہیں وہ انتہائی سادہ لو انسان تھے، اور ان کو معاشرے میں پہلے زمانے کے ساتھ جو ہے چلنے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا. نہ ہی وہ زیادہ جھوٹ سے کام لیتے تھے، اور نہ ہی ان میں سے کچھ زیادہ باتوں میں مبالغہ آرائی، چالاکی یا چرب زبانی پائی جاتی تھی، نہ جھوٹ ان میں پایا جاتا تھا. اسی طرح لوگ ماسٹر صاحب سے دوستی کرنا کیوں پسند نہیں کرتے تھے؟ دراصل ایک تو یہاں ہمارے پاس ہے کہ وہ ایک انتہائی غربت اور مفلسی کی زندگی گزار رہے تھے، اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی بول چال میں چونکہ صاف بول چال نہیں تھی، ان کی گرامر کی کچھ غلطیاں تھیں، علم بیان کی وہ بہت غلطیاں کرتے تھے، قواعد میں بہت ان کی غلطیاں تھیں، تو لہٰذا لوگ تھوڑا سا ان کی گفتگو سے جھلا جاتے تھے اور ان سے کنی کترا جاتے تھے، ان سے پہلو تہی کرتے تھے. تو لہٰذا وہ ایک اتنے سیدھے سادے سے انسان تھے کہ وہ انسان ہی نہیں لگتے تھے، بلکہ محلے اور سارے معاشرے پر ایک بوجھ سا معلوم ہوتے تھے. ماسٹر صاحب کے مرنے کے بعد لوگوں نے کیا طرز عمل اپنایا؟ یعنی کہ جب وہ فوت ہو گئے تو اس کے بعد جو ہے ماسٹر صاحب نے سوری ہم اوپر دیکھ رہے تھے، مالک مکان نے ماسٹر صاحب سے کیا سلوک کیا؟ یعنی کہ مالک مکان جو ماسٹر الیاس کی کوٹری کا جو مالک تھا، اس نے انتہائی سخت الفاظ میں جو ہے وہ ان کو دھمکی دے دی تھی، اور کیونکہ انہوں نے یکمشت کرائے کا مطالبہ کر دیا تھا جو پچھلے 6 ماہ سے جو ہے ماسٹر الیاس نے ادا نہیں کیا تھا، اور اس مرتبہ جو ہے مالک مکان نے انتہائی سخت لہجے میں ان کو گھر سے بے دخل کر دینے کی دھمکی دی تھی، اور ان کو پورا کرایہ ادا کرنے کا مطالبہ کیا تھا. ماسٹر صاحب کے مرنے کے بعد لوگوں نے کیا طرز عمل اپنایا؟ ماسٹر صاحب کے مرنے کے بعد نہ صرف ماسٹر صاحب کے لیے کی رسم کل کے لیے نہ صرف پیسے جمع کیے گئے، ان کے لیے ان کے قبر کا انتظام بھی کیا گیا، ان کی تدفین کے لیے، ان کے کفن دفن کے لیے بھی پیسوں کا بندوبست کر دیا گیا، اور حتیٰ کہ ان کے جو کفالت میں جو ایک مرغا اور چند بٹیر تھے، ان تک کو بھی جو ہے وہ کھانا وغیرہ ڈال دیا گیا. ماسٹر صاحب کا کیا انجام ہوا؟ دراصل ماسٹر صاحب جو ہے اپنی بیماری اور اپنی ایک چھت کے لیے جو ہے وہ مارے ادھر ادھر پھرتے رہے، لیکن ان کی مدد کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا. لہٰذا وہ اسی طرح ٹرانسفارمر کے نیچے کھمبوں کے پاس چرپائی بچھائے، ان کو 8 دن سے زیادہ ہو چکے تھے، اور ڈاکٹر نے ان کی بیماری جو ہے وہ نمونیا تشخیص کی تھی، کیونکہ ان کو سخت سردی لگ چکی تھی، اور اسی میں وہ جو ہے
इंतकाल कर गए इसी मर्ज़ से। यहाँ पर हमारे पास आखिरी सवाल है, इस अफ़साने का मरकज़ी ख़याल लिखें। तो मरकज़ी ख़याल चूँकि वज़ाहत के बीच में ही मैं आपको बारहा जो है उस हवाला उसका दे चुकी हूँ, कि यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे मुआशरे में एक मुफ़लिस इंसान, एक सादा इंसान, ख़्वाह वो कितना ही मुख़लिस हो, ख़्वाह वो कितना ही सादा हो, दूसरे लोगों के लिए ख़्वाह जितना ही बेज़रर हो, कोई नुकसान पहुँचाने वाला ना हो, लेकिन वो एक मुआशरे पर हमें एक बोझ लगता है और उसको इंसान जो हैं दूसरे लोग बेयारो मददगार और बेसहारा छोड़ देते हैं कि इस पर पैसे खर्च करना जो है वो बेवकूफ़ी है। और यहाँ उसके मरने के बाद जो है वो सब ने जो है अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक पैसे जमा किए हैं, और यहीं से हमें पता चलता है कि हम सिर्फ़ एक नेक नामी के लिए और सिर्फ़ लोगों को दिखाने के लिए जो है अपने लोगों को दिखाने के लिए जो है पैसा दिखाते हैं, और पैसा हम उसी वक़्त निकालते हैं कि जब हमें पता हो कि इसमें हमारी नेकनामी होनी है। हमारे पास सफ़ा नंबर 104 पर आगे मश्की काम है। खाली जगह है, उनको ज़माने के साथ चलने का डैश नहीं आता था। उनको ज़माने के साथ चलने का ढंग नहीं आता था। खौफ के मारे उसकी डैश बन गई, खौफ के मारे उसकी घिघी बन गई। वो सर्दी के मौसम में बाहर बैठा धूप डैश रहा था, सेंक रहा था। शेखी डैश अच्छी बात नहीं, शेखी बिगाड़ना अच्छी बात नहीं। मालिक मकान ने किराएदार को सख्त डैश में डांटा, सख्त अल्फाज में डांटा। यहाँ पर अजीज तालिबात हमारे पास सवाल नंबर 3 है, सियाको सबाक के हवाले से दर्ज झेल इबारतों की तशरीह करें। सियाको सबाक का मायनी आपको मफहूम पता है, आपने किस तरह सबक का हवाला देते हुए हवाला मतन और फिर उससे पहले और उसके बाद जो भी हमारे पास अफसाने में बात चल रही है, सियाको सबाक को लिखते हुए आपने इसी जुमले की वजाहत करनी है। फिर रोज़मर्रा के मुताबिक खाली जगह पुर करें। यहाँ हमने रोज़मर्रा के मुताबिक ये खाली जगह जो है उनको पुर करना है। सबसे पहले हमारे पास है, वो गुस्से से डैश पीसता हुआ आगे बढ़ा। वो गुस्से से दांत पीसता हुआ आगे बढ़ा। जब उसे पाकिस्तान की जीत की खबर सुनी तो खुशी से डैश हो गया, खुशी से पागल हो गया। तुम्हारे डैश में खाक कैसी मनहूस बातें कर रहे हो, तुम्हारे मुंह में खाक कैसी मनहूस बातें कर रहे हो। तुम तो डैश झाड़ कर मेरे बच्चे के पीछे पड़ गए हो, तुम तो पंजे झाड़ कर मेरे बच्चे के पीछे पड़ गए हो। मैं ये खौफनाक मंजर ना देख सका और डर के मारे अपनी डैश बंद करनी, अपनी आंखें। अगले सफ़े पर चलते हैं तो हमारे पास जुमले दुरुस्त करें। यहाँ पर रोज़मर्रा मुहावरे के हवाले से हमने दुरुस्ती इसकी करनी है। पहला है, हमारा वतन दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। आपको पता है कि यहाँ पर हमारा वतन रोज़ बरोज़ तरक्की कर रहा है। वो हैरानगी से मेरी तरफ देख रहा था, वो हैरत से मेरी तरफ देख रहा था। मेरा बड़ा दिल करता है कि हज पर जाऊं, मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मैं हज पर जाऊं। मैं मैं आपसे एक ज़रूरी बात कहने आया हूँ। मैं आपसे एक ज़रूरी बात मैं आपसे एक ज़रूरी बात करने कहने आया हूँ। उसकी चीखों पुकार सुनकर लोग मदद के लिए दौड़े, उसकी चीखों पुकार सुनकर लोग मदद को दौड़े। यहाँ पर आगे आपने रमूज़ व औक़ाफ़ की मदद से इसको मुकम्मल करना है। और उर्दू में दर्ज झेल अफ़ाल बतौर मुआवन अफ़ाल इस्तेमाल किए जाते हैं। आप इनकी मदद से 2-2 जुमले बनाएँ जिनमें ये बतौर इमदादी या मुआवन फ़ेल इस्तेमाल हों। देना, लेना, आना, डालना, जाना, पढ़ना, उठना। आपको ये समझा दिया गया था कि ये तमाम जो हैं, हमने अपने गुज़िश्ता इसबाक में पढ़ लिया था कि ये तमाम अफ़ाल जो हैं वो मुआवन अफ़ाल हैं, यानी कि इनको इमदादी अफ़ाल भी कहा जाता है, यानी कि फ़ेल के साथ हमें ये मदद देते हैं जुमला मुकम्मल करने में। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ कि आप घर में अपने मुकर्ररा औक़ात में मुताला जारी रखेंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ़्ज़ व अमान में रखे। शुक्रिया।